हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे की डिडक्शंस करने जा रहे हैं। अब आगे की जो हमारी डिडक्शन है वो है सेक्शन 80EE। अब ये डिडक्शन किस लिए मिलती है, ये भी आपके लोन के ऊपर ही मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपको किसी भी तरह से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है और उसके ऊपर आपने अगर लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। बस इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि पहले 80EE से अलग हैं, तो उन्हीं कंडीशंस के ऊपर ये थोड़ी सी डिडक्शन अलग हो जाती है। बाकी यहाँ पर अमाउंट भी अलग है, ठीक है। अब ये जो डिडक्शन है वो किस किस को मिल जाती है? इंडिविजुअल को मिलती है जो कि एलिजिबल नहीं होता है 80EE सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के लिए, ठीक है। आइटम एलिजिबल, कौन सा आइटम एलिजिबल होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसके ऊपर ही डिडक्शन अवेलेबल होगी। अब क्वांटम क्या है डिडक्शन का, कितने तक की डिडक्शन मिलेगी? 1,50,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन मिल जाएगी, तब तक जब तक कि आपका लोन रिपे ना हो जाए, ठीक है। अगर 10 साल का लोन है तो 1,50,000 की डिडक्शन 10 साल तक मिलेगी। अब कंडीशंस क्या हैं इस डिडक्शन के लिए? आपका जो लोन है वो इन फाइनेंशियल ईयर के बीच में होना चाहिए, यानी जब आप लोन ले रहे हैं तो वो इस सालों के बीच में होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल से लेकर 2019 से लेकर 31 मार्च 2021। और उस हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 45 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो असेसी है उसके पास किसी तरह का अदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जब ये लोन को वो ले रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि सेक्शन 80E, ये इसकी जो डिडक्शन होती है ये मिलती है अगर किसी पर्सन ने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए तो उस इंटरेस्ट पर इसकी डिडक्शन अवेलेबल होती है। This deduction is available to an individual assessee who has taken a loan from any financial charitable institution for full-time higher education. Full-time higher education के लिए ले रहा है वो लोन assessee जो है, अपने खुद के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन 80E के अंदर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। ये जो डिडक्शन है ये अलाउड होती है फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द असेसी स्टार्ट पेइंग द इंटरेस्ट, यानी पिछले साल से, जिस साल से असेसी ने अपना इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया था और उसके आगे 7 प्रीवियस ईयर तक एंड 7 सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर फॉर अंटिल द लोन या अंटिल द इंटरेस्ट इज़ फुली पेड, जब तक कि इंटरेस्ट जो है फुली पेड ना हो जाए, या 7 सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर है, उन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उतने तक की यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी, यानी जो भी पहले आ जाएगा उस टाइम तक की ही उनको डिडक्शन मिलेगी असेसी को। कंडीशंस क्या है डिडक्शन की? लोन जो है वो लेना चाहिए किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। ये जो लोन होगा ये हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए, अपने खुद के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए। इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल इनकम में से ही पे किया जाना चाहिए। ये जो डिडक्शन है अवेलेबल नहीं होगी ऑन द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी रिपेमेंट के लिए डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अब हायर एजुकेशन क्या होता है? हायर एजुकेशन का मतलब होता है फुल टाइम ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, अगर किसी भी स्ट्रीम से किया जा रहा है, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, अप्लाइड साइंस, किसी भी स्ट्रीम से हो, उसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट डिडक्शन हमारे पास आती है 80EEB। अब ये जो डिडक्शन मिलती है ये मिलती है किसी, अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज किया है और उसकी परचेज के दौरान लोन लिया है और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगी। ये डिडक्शन किसको मिलती है? एक इंडिविजुअल को। और आइटम एलिजिबल वही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए किया है, पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है? वही 1,50,000 की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी जब तक कि पूरा का पूरा लोन आपका रीपे नहीं हो जाता। कंडीशन क्या है डिडक्शन की? आपने इसको कब लिया हो? 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2023 के बीच में अगर आपने लोन लिया है तो उस केस में इस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 80G, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके आगे प्रैक्टिकल चैप्टर में एप्लीकेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये
सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह से डोनेशन दे रहे हैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या कोई सर्टेन फंड्स को, ठीक है, इन तरह से अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो इन डोनेशन की जो डिडक्शन है वो भी आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। अप्रूव्ड कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो ये डिडक्शन जो डोनेशन होती है इसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80G के अंदर अवेलेबल होगी। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल टाइप ऑफ असेसी, हर टाइप के असेसी के लिए अवेलेबल है ये डिडक्शन। फॉर द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। डोनेशन शुड बी गिवन इन कैश एंड नॉट इन काइंड, डोनेशन जो है आपकी कैश में होनी चाहिए, ना कि किसी काइंड फॉर्म में। कैश में होगी तो ही आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कैश में भी इन द सेंस कि आपको 2000 तक ही आप कैश में डिडक्शन डोनेशन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का अगर अमाउंट है तो आपको थ्रू चेक करना होगा या थ्रू ड्राफ्ट्स वगैरह के थ्रू करना होगा, ठीक है। उसके बाद डोनेशन शुड एक्चुअली बी पेड, डोनेशन एक्चुअल में पे होनी चाहिए। डोनेशन किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दी जानी चाहिए या किसी स्पेसिफाइड फंड्स को। प्रूफ ऑफ सच डोनेशन हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रूफ होता है उस डोनेशन का वो भी आपने प्रोड्यूस करना है कि आपने कहाँ किस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दी है। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली ऑन डोनेशन गिवन, जब आपने डोनेशन दी है उसी के ऊपर ही आपकी डिडक्शन अवेलेबल होगी। कैश में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका चेक और ड्राफ्ट। और फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वेयर द अमाउंट ऑफ डोनेशन एक्सीड 2000, अगर अमाउंट ऑफ डोनेशन एक्सीड हो जाता है 2000 तो ये जो है किसी अदर मोड से किया जाना चाहिए, इसका पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए। डोनेशन को यहाँ पर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एक है नो लिमिट फॉर डोनेशन अमाउंट, एक है विद लिमिट फॉर डोनेशन अमाउंट। इन दोनों के अंदर एक 100% की डिडक्शन मिलती है और एक 50% की डिडक्शन मिलती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नो लिमिट फॉर डोनेशन अमाउंट, ठीक है। नो लिमिट डोनेशंस के अंदर पहले हम 100% वाली डिडक्शन पढ़ेंगे जिसमें आपको पूरी की पूरी 100% की डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। तो वो कौन कौन सी डिडक्शन है, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, PMS मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ये कुछ नाम है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डोनेशंस हैं जिसकी आपको 100% की डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। हमें अभी इन नाम से ज़्यादा मतलब नहीं है, हम लोग जो है 50% वाली जो डिडक्शन है उनके कुछ नाम याद कर लेंगे, बाकी उनके अलावा जो भी डिडक्शन होंगी वो आपकी 100% की डिडक्शन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमारी 50% की जो डोनेशन है उसके अंदर सिर्फ 4 ही डोनेशन अवेलेबल होती हैं, यानी 4 ही फंड्स हैं जिसके ऊपर अगर आप डोनेशन करते हैं तो 50% की डिडक्शन अवेलेबल होती है, बाकी सब पर 100% की होती है। तो बेटर है कि ये 4 नाम याद कर लेते हैं, बाकी की सब पर 100% की लगा देंगे। कब लगानी है 100% की, जब आपने किसी फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या किया हो, डोनेशन दी हो, ठीक है। और 50% वाली के अंदर क्या क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं विद लिमिट डोनेशन। अब इसमें पहले 100% वाली, अब इसमें कौन कौन से अमाउंट क्वालिफाई होते हैं। डोनेशन अगर किसी गवर्नमेंट को, किसी भी लोकल अथॉरिटी को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी एसोसिएशन को इसलिए दी गई हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड एसोसिएशंस हैं, उनको दी गई है किस लिए कि वो जो है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करें, इसलिए अगर डिडक्शन दी गई है तो वो 100% उसकी डिडक्शन अवेलेबल होगी। 100% का मतलब है अगर 10,000 भी आपने डोनेट किए तो पूरे 10,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। एनी डोनेशन गिवन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर डोनेशन इसलिए दी गई है किसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह को या किसी ऐसी अप्रूव्ड एसोसिएशन को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, तो अगर उनको डोनेशन इस पर्पस से दी गई है कि स्पोर्ट्स गेम्स या स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रमोट कर सकें, उनको डेवलप कर सकें, तो उसके लिए अगर डोनेशन दी गई है तो वो 100% आपकी डिडक्शन अवेलेबल होगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर है 50%। अब 50% में क्या है कि अगर डोनेशन किसी रिकॉग्नाइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दी गई है और डोनेशन किसको दी गई है, टू गवर्नमेंट और या किसी एनी
लोकल अथॉरिटी को या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, ठीक है, अदर देन फैमिली प्लानिंग। और डोनेशन किस लिए दी गई हो? किसी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को जो कि सिटीज, टाउन्स और विलेजेस की डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट में इंगेज्ड है, ठीक है, यानी अदर देन फैमिली प्लानिंग है और कोई अदर पर्पसेस के लिए है। और डोनेशन किस लिए दी गई हो? किसी कॉरपोरेशन को स्टैब्लिश बाय, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की हो, ठीक है, उनको दी गई हो। यह डोनेशन रिपेयर कराने के लिए दी गई हो, किसी टेम्पल को रिपेयर कराने के लिए, किसी मॉस्क्यू, किसी गुरुद्वारा, चर्च और किसी अदर रिलीजियस प्लेस को जो कि नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जब आपकी विद लिमिट डोनेशन की बात आती है तो उस टाइम पे हम क्वालिफाइंग अमाउंट को निकालते हैं कि कौन सा अमाउंट क्वालिफाई होगा। तो जो भी अमाउंट डोनेट किया जा रहा है वो एक्चुअल अमाउंट जो होगा, और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का 10%, जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन वहाँ पर अवेलेबल होगी। अब एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालते हैं? जीटीआई में से जो भी आपका जीटीआई निकल कर आएगा, सारे अदर हेड्स की इनकम को ऐड करने के बाद उसमें से आप डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U की अगर कोई डिडक्शन है, लेकिन किसकी डिडक्शन छोड़ोगे? इस वाले की 80G की अगर कोई अदर डिडक्शन मिली है तो वो छोड़ दोगे। बाकी LTCG और STCG अगर अंडर सेक्शन 111A के अंदर है तो उसको माइनस कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका निकल कर आ जाएगा एडजस्टेड जीटीआई। उस एडजस्टेड जीटीआई की 10% निकालेंगे। 10% किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्चुअल अमाउंट डोनेटेड के साथ, और जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी विद लिमिट डोनेशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 80GG। अब यहाँ पर जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है रेंट पेड के रिगार्डिंग। ये जो डिडक्शन है ये अवेलेबल होती है इंडिविजुअल को भी और HUF को भी, जो कि कोई भी सैलरीड पर्सन नहीं है और हु डज नॉट गेट HRA, जिनको HRA भी नहीं मिल रहा, एंड हु रिसाइड्स इन अ रेंटेड हाउस, और जो कि कहाँ रहते हैं? रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो इन केस में उनको डिडक्शन अवेलेबल होती है रेंट पेड की। अब डिडक्शन कैसे अवेलेबल होती है? जितना भी उन्होंने रेंट पे किया ओवर 10% ऑफ GTI, एडजस्टेड GTI का 10% और जो एक्चुअल रेंट पे किया है उसका माइनस करोगे, यानी रेंट पे में से 10% ऑफ GTI माइनस किया जाएगा वो अमाउंट, और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम का 25% और 5000 पर मंथ। इन तीनों को कंपेयर करोगे, इन तीनों में से जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी रेंट पेड के अंदर, यानी सेक्शन 80GG के अंदर। अब एडजस्टेड टोटल इनकम का कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला है, GTI आपने लेना है, उसमें से 80C से लेकर 80U तक के सेक्शन की डिडक्शन दे देनी है, और किसको छोड़ दोगे? जो सेक्शन में डिडक्शन लेना चाहते हो, यानी 80GG के अंदर लेना चाह रहे हैं, तो उसकी जो डिडक्शन है उसको छोड़कर बाकी सारी जितनी भी 80C से 80U तक डिडक्शन मिल रही है वो माइनस कर दोगे, तो आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब इनकी कंडीशंस क्या हैं? असेसी है, या उसका स्पाउस है, या उसका माइनर चाइल्ड है, या कोई HUF है, ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर, जो कि वो मेंबर हैं, शुड नॉट हैव एनी हाउस इन द प्लेस, जहाँ पर वो मेंबर हैं उस प्लेस पर उनका कोई हाउस नहीं है, वेयर ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स, कहीं और रुके हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर उनका वर्किंग एरिया है, तो उस केस में यहाँ पर डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई असेसी ओन्स एनी रेजिडेंशियल हाउस, उन्होंने कोई एक रेजिडेंशियल हाउस ले रखा है किसी अदर प्लेस पर, और उसने एंड ही चूजेस दिस हाउस फॉर क्लेमिंग कंसेशन रिगार्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन। अगर ऐसा है कि उन्होंने अदर हाउस ले रखा है अदर प्लेस पर, इसलिए कि हमें जो है डिडक्शन मिल जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करने के बाद, तो उस केस में डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। असेसी को एक डिक्लेरेशन फाइल करानी होगी, ठीक है, जो कि उसको फॉर्म नंबर 10BA भरना होगा उसके लिए। आज हम यहीं तक की ही डिडक्शन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे की डिडक्शंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।